उपवास चिकित्सा, उपवास ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जब कोई भी अस्त्र काम नहीं करता तो देवों को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। तो ब्रह्मास्त्र की भी तैयारी की जाती है, जो कि 2 दिन में हमने आप सभी शिवरात्रियों की करी है। अब ब्रह्मास्त्र हमको कल सुबह से चलाना है, पर क्यों करना है, क्यों चलाना है, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ रहा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उपवास चिकित्सा होती क्या है। इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, वन साइडेड नहीं रहेगा। कहीं पर भी मैं आपसे पूछ सकता हूं बीच में, अगर आपका ध्यान होगा तो निश्चित ही आप उस चीज का उत्तर भी देंगे। अटेंटिवनेस बहुत जरूरी है सेशन में, क्योंकि अब आप पेशेंट्स नहीं रहे, मरीज नहीं रहे आप। कल तक मरीज सब खत्म हो गए, कोई मरीज नहीं था। अब आप साधक हो, और जब आप साधना करते हो तो ध्यान पूर्वक ही साधना की जाती है, बिना ध्यान के कोई साधना नहीं होती। उसी प्रकार जो उपवास का शब्द है, उपवास, जो अपने आप में ये बता रहा है, उप मतलब सामने, वास मतलब रहना। तो जब कभी भी हम उपवास करते हैं, हम अपने भगवान के निकट रहते हैं। और जब भी हम भगवान के निकट रहेंगे, बच्चा अगर पिताजी के पास या माँ के पास रहेगा तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसे ही जब हम उपवास करते हैं, हमारा शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। जब शुद्धिकरण हो रहा है तो भगवान भी हमारे साथ में पूरी तरह से रक्षा करते हैं। वैसे ही कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वो है कि कैसे करना है उपवास। पहली चीज ये हम जानेंगे, कब करना है उपवास, क्यों करना है उपवास, क्या होगा उपवास करने से, क्या संकट, हम बोलते हैं क्राइसिस, क्या उभार आएंगे जब उपवास करेंगे। उन क्राइसिस को, उन उभारों को कैसे ठीक करें प्राकृतिक चिकित्सा से, उस समय हमें क्या करना होगा, उपवास कैसे तोड़ना है। तो पहले तो हम ये चीज जाने कि हमको उपवास कैसे करना है। तो उपवास के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल फास्टिंग बोलते हैं, पॉलिटिकल फास्टिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा नवरात्रि की फास्टिंग होती है, एकादशी की फास्टिंग होती है। ये ट्रेडिशनल, ये अपना जो है स्पिरिचुअल फास्टिंग है, जो कि हम भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, है कि नहीं। बोलते हैं कल से नवरात्रि चालू हो रहे हैं, आज पूरा एकदम पेट भर के खा लो, कल से खाने के लिए मिलेगा नहीं 9 दिन तक। करते नहीं करते हैं। तो वैसे ही हम वो गलती करते हैं। एक्चुअली हम ये सोचते हैं कि 9 दिन हम तप करेंगे तो हमारे कुल गुरु, हमारे देवता प्रसन्न होंगे। और ऐसा हुआ है, ऋषि मुनियों ने उपवास किया है और उपवास के परिणाम भी उनको मिले हैं, देवों के आशीर्वाद भी मिले हैं। कई वर्षों तक तप किया, जब उन्होंने उपवास किया, कुछ नहीं खाया, तब उनके सामने भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया। तो उस लालसा में हम लोग ये, जैसे रमजान है, एकादशी का उपवास है, ये करते हैं। पर होता क्या है, उपवास नहीं होता है उस दिन तो हम रेगुलर डाइट से ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से रात तक कुछ नहीं खाया ना, तो अब एक टाइम खाना है तो तीनों टाइम का खाना भी तो खाना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं आज हम फलाहार करेंगे, पर फलाहार कह सकते हैं कि उसमें इतने सारे फल होंगे कि हम खा भी नहीं पाए, पर नहीं खाया है इसीलिए हमको ओवर ईटिंग करनी रहती है, हमारा मन नहीं करता। पर क्या करें, जिस प्रकार स्पिरिचुअल फास्टिंग होती है उसी प्रकार पॉलिटिकल फास्टिंग भी होती है। आपने सुना होगा अन्ना हजारे जी की फास्टिंग। पॉलिटिकल मुद्दों को हासिल करने के लिए या शक्ति हासिल करने के लिए भी उपवास का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके परिणाम पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल तो हैं ही, पर हमें उनसे क्या, हमको क्या चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए। तो हम उपवास करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए करेंगे, जिसको कि प्राकृतिक चिकित्सा में थेरेपेटिक
फास्टिंग कहते हैं, जो कि साइंटिफिकली एविडेंस प्रूव्ड है। अगर हम कोई भी उपवास करेंगे तो उसके पैरामीटर्स भी हमको परिवर्तित होते हुए दिखेंगे। तो जब थेरेपेटिक फास्टिंग करते हैं उसमें 3 तरीके के थेरेपेटिक फास्टिंग होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं? एक होता है शॉर्ट फास्टिंग, एक होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक होता है लॉन्ग फास्टिंग। शॉर्ट फास्टिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 से 3 दिन तक होती है। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन फास्टिंग दिया, 1 दिन ब्रेक करवाते हैं। रसार से हम फलार पे लेके आते हैं या रॉ डाइट पे लेके आते हैं, खिलाते हैं उनको खाना। उसके बाद फिर 2 दिन हम उपवास कराते हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जिसके अलग थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं। हर बीमारी की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग ये फास्टिंग का चयन करते हैं। एक होता है लॉन्ग फास्टिंग। लॉन्ग फास्टिंग मैक्सिमम ड्यूरेशन लॉन्ग फास्टिंग का 21 दिन है। 21 दिन से ज्यादा लॉन्ग फास्टिंग नहीं की जाती। ये फास्टिंग करने के तरीके हैं कि हमें कैसे करना होगा फास्टिंग। अब बात आती है ये ड्यूरेशन के साथ साथ कि क्या उपवास में हम कुछ खाएंगे, कुछ जूस पिएंगे, पानी पिएंगे, उसका मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, किस तरीके से हम उपवास करेंगे। सही मायने में अगर देखें तो उपवास की परिभाषा जो है, जो साइंटिफिकली परिभाषा बताई गई है वो ये है, हर्बर्ट शेल्टन ने ये डेफिनेशन दी थी कि उपवास का मतलब यह है कोई भी ऐसा पदार्थ, खाद्य पदार्थ हम शरीर को नहीं देंगे निश्चित समय तक, और ये वॉलेंटरीली होगा। हम खुद ये तय करेंगे कि हमें नहीं खाना है, जबरदस्ती नहीं करेंगे उपवास। ऐसा किया कि किसी को हमको उपवास करना है, हमने बुलाया उसको और दरवाजा बंद कर दिया, आज इसको सुबह का नाश्ता भी नहीं देना है, लंच भी नहीं देना है और डिनर भी नहीं देना है, दूसरे दिन खोलेंगे सीधा, ऐसा नहीं है। उपवास हमारा जो साइकोलॉजी है ये हमको एक्सेप्ट करना होगा कि अगर हमें ठीक होना है तो उपवास करना है, क्योंकि उसके इफेक्ट जो हैं मिरेकुलस इफेक्ट्स हैं, उनके इफेक्ट्स हमको शॉर्ट मिलते ही हैं। कैसे करना है फास्टिंग के बाद, कब करना है? वैसे तो हम अगर स्वस्थ हैं तो हमें हफ्ते में 1 दिन उपवास करना चाहिए। क्यों हफ्ते में 1 दिन मैंने बोला? भाई कॉमन सेंस है। गवर्नमेंट हमको 1 दिन छुट्टी देती है, नहीं देती है? क्यों देती है? ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस 1 दिन बंद रहते हैं, क्यों? चाहते तो 7 दिन हम काम करते, कंटिन्यू काम करते, डे नाइट काम करते। भगवान ने भी हमको रेस्ट दिया है, आप समझने की कोशिश करिएगा। सुबह होती है हम उठते हैं, रात होती है हम सोते हैं, रात के बाद सोने के बाद हम सुबह उठते हैं। मतलब सुबह से रात तक हमने काम किया, फिर भगवान ने रात बनाई कि हम आराम करें। मान लो अगर भगवान रात नहीं बनाता तो ये मनुष्य अपने शरीर को नहीं देखता, दिन रात, रात को भी काम करता रहता, क्योंकि अंधेरा नहीं होता। अंधेरा हुआ, रात हुई, इसीलिए हम सोते हैं। क्या होता, कोई भी चीज आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे गाड़ी का ले लीजिए, चाहे मोटर का ले लीजिए, चाहे पंखे का ले लीजिए, कंटिन्यू 24 घंटे इंटू 7 दिन इस पंखे को चलाएंगे तो इसकी क्या दशा होगी? क्या होगा? मोटर जल जाएगी। फिर इस शरीर की मोटर का क्या? ये नहीं जलती? नहीं। कार है, कहीं जाना रहता है हमको, कहीं ऐसा होता है किसी ड्राइवर को देखा हो कि 24 घंटे गाड़ी चलाई हो उसने, कहीं पर भी नहीं, नॉन स्टॉप चलाता गया हो? कहीं नहीं होता, क्योंकि गाड़ी को भी आराम चाहिए। वैसे ही इस शरीर को भी आराम चाहिए। हम कब देंगे आराम? हम आराम नहीं देते हैं अपने शरीर को, और जब आराम नहीं होते हैं तो ही हम बीमार पड़ते हैं। तो पहला कारण तो हमें यह समझना चाहिए कि शरीर से उतना ही काम लेना है जितना शरीर की क्षमता हो। क्षमता इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि क्षमता बढ़ाई जा सकती है। आपकी जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी के हिसाब से आपकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, पर वो प्राकृतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए ही बढ़ाई जा सकती है।
अप्राकृतिक सिद्धांतों को अपनाते हुए कभी भी शरीर की शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। शरीर की शक्ति नष्ट ही होगी अगर अप्राकृतिक तरीके से हम जीवन शैली रखेंगे तो। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे मैं सबसे स्टार्टिंग में पूछता हूं जब हम सेशन चालू करते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो स्वस्थ होना चाहते हैं? सब? क्यों भाई, कोई तो बीमार होना चाहता हो? नहीं? अरे सब स्वस्थ होना चाहते हैं तो फिर हम बीमार क्यों होते हैं? क्या आप बताओ मेरे को, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो रात को सोया, सुबह को उठा, कल तक स्वस्थ था, रात को सोया, सुबह को उठा और उसको हाइपरटेंशन हो गया, उसका रक्तचाप बढ़ गया, डायबिटीज हो गया ओवरनाइट? कहीं सुना है आपने ऐसा? हम अपनी जीवन शैली खराब रखते हैं, गाड़ी से एक्सेस काम कराते हैं, सर्विस नहीं करवाएंगे, एक साल में एक बार सर्विस के लिए गाड़ी भी भेजते हैं जब गाड़ी परेशान करना चालू कर देती है। वैसे तो नियम बोलता है कि हर 1.5 महीने में गाड़ी की सर्विस होनी चाहिए, और नई गाड़ी अगर खरीदी है, नई गाड़ी, तो 3 महीने में, पर पुरानी हो गई तो हर 1.5 महीने में गाड़ी में ऑयल, पानी, हवा सब चेक करवा के चलाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, जब एक्सेस काम ले लेते हैं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम निकलेंगे भोपाल के लिए बैरागढ़ से और गाड़ी ठप बीच में रास्ते में, क्या होगा? कौन परेशान होगा उसमें? गाड़ी परेशान होगी क्या? गाड़ी परेशान नहीं होगी, जो गाड़ी चला रहा है वो परेशान होगा। तो आप बीमार पड़ेंगे तो परेशान कौन होगा? आप होंगे क्या? आप होंगे? आप परेशान नहीं होंगे। परेशान कौन होगा? आपके परिजन, आपके घर वाले, आपके बच्चे, वो आपको लेके इधर उधर दौड़ेंगे, कहां दिखाऊं पापा को, कहां दिखाऊं मम्मी को, कहां दिखाऊं दीदी को, तबियत खराब हो गई रातों रात, वो इधर उधर परेशान होते हैं। अब मैकेनिक तो चाहिए, डॉक्टरों में और मैकेनिक में ज्यादा फर्क नहीं है, वो गाड़ी को बनाते हैं, हम इंसान को ठीक करते हैं। पर अच्छा मैकेनिक वो है जो गाड़ी देखते, इग्निशन चालू करते ही समझ जाए परेशानी क्या है गाड़ी में। और अच्छा चिकित्सक भी वही है जो इंसान को देखते हुए पहचान जाए कि आप में क्या परेशानी है। अच्छा, एक बात और कंपेयर कर लेते हैं, बहुत मजेदार चीजें हैं ये। गाड़ी में क्या परेशानी होती है मैक्सिमम? सबसे पहले अगर उसका मैकेनिक ऑन भी करके देखेगा तो गाड़ी में सबसे पहले वो क्या सोचेगा? सोचेगा इसके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया होगा, कार्बोरेटर साफ करवा लेता हूं। तो आगे बोनेट खोल के कार्बोरेटर सफाई करने के लिए चालू करेगा। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं आपके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया होगा। अब कहां है कार्बोरेटर? ये कार्बोरेटर है। हमने जो भी खाया, जो भी खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, हेवी फूड्स को स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया, उसका जो पौष्टिक तत्व था उसको खींचा इंटेस्टाइन ने और मल को आगे भेज दिया कि भैया निकल जाओ, जरूरत नहीं है। पर अगर उस मल को हम जमा के रखेंगे तो क्या होगा? कार्बोरेटर की सर्विसिंग हम नहीं करवा रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं भैया कार्बोरेटर रखा रहने दो, हम तो गाड़ी दूसरी जगह दिखा देंगे। अगर डाउट आया तो, डाउट कहां आया? दिमाग में। एक किसी भी इंसान ने, जानवरों को ऑब्जर्व तो सब लोग करते ही हैं, पर कभी जानवरों को देखा है कि जब वो बीमार होते हैं उनकी सुप्रिय, स्वादिष्ट, पौष्टिक चीज उनके सामने रख दो और बोलो खाओ, जब वो बीमार हैं? नहीं खाते। आप भी बीमार हैं, आपकी चॉइस वाली चीज जो आपको पसंद हो, फिर चाहे वो पिज्जा, बर्गर, पनीर, जो पसंद हो वो आपके सामने रख देता हूं। बुखार है 102 और आपके सामने पनीर रखा है, बताओ क्या करोगे? खाएंगे? हैं? खाएंगे नहीं? क्यों भाई? स्वादिष्ट है, पसंद है, सुप्रिय है मेरे को, तो क्यों नहीं खाएंगे? अंदर से आ रही है कि शरीर को नहीं चाहिए, कोई भी चीज हो नहीं चाहिए। तो जब शरीर के अंदर से आवाज आ रही है, हम क्या करते हैं? शरीर की आवाज को दबा देते हैं। हम बोलते हैं छोड़ो। जो हमारा विवेक है वो आवाज देता है, बोलता है नहीं खाना भैया और बीमार हो जाओगे। हम बोलते हैं चलो थोड़ा खा लो, और बीमार हो जाते हैं। विवेक को दबा दिया हमने, आवाज नहीं आप गलत बोल रहे हो। अंदर से आवाज, हम उसको बोलेंगे आप गलत बोल रहे हो, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो विवेक बोलेगा ठीक है भैया खड्डे में पड़,
जो करना है कर जाके। और होता यह है जब एक्यूट डिजीज होती है, डिजीज एक दिन में नहीं होती, उसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि एक दिन की बीमारी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर दवाई लेके दबा दिया, फिर 6 दिन 7 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 1 साल, 5 साल हो गए, जीवन शैली वैसी की वैसी रखी, दवाई खाते गए, साइन सिम्टोमेटिक रिलीव लेते गए, जो परेशानी थी उसका रिलीव ले लिया और दवाई खा के बीमारी को दबाते गए। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक से सीने में दर्द होगा, सुबह को उठेंगे दर्द हुआ, और पहला ख्याल जाए क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप ने आजकल अवेयर कर दिया है सबको, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, डरा दिया है एकदम, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, इसीलिए सुजाग रहें, सतर्क रहें। तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। क्या होता है, थोड़ा सा भी दर्द हुआ हम जाएंगे डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, आओ भैया बैठो, बीपी चेक करेगा, बोले अब बीपी तो बढ़ा हुआ है आपका, और डर गए, अरे बीपी बढ़ गया। फिर क्या करेंगे, फिर कार्डियोलॉजिस्ट बोलेगा सर एक काम करते हैं ईसीजी देख लेते हैं, बीपी बढ़ा हुआ है। अब बीपी बढ़ा हुआ होगा तो ईसीजी बढ़ा हुआ आएगा ही, ये कॉमन सेंस है, समझना चाहिए। गाड़ी गर्म होगी, अगर हाथ लगाएंगे तो गर्म ही लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी। तो उसको क्या करना है, ठंडा करना है, पहले बीपी डाउन करना है, बाद में डॉक्टर के पास जाओ। पर हम क्या करते हैं, नहीं, डर, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करता है बीपी ज़्यादा है, चलो ईसीजी कराओ। ईसीजी देखा, ईसीजी तो खराब आया है, हो सकता है 1-2 क्लॉट हो, ये फलाने फलाने टेस्ट हैं, ये कर लो, और शाम को एक बार पूछ लेना एंजियोग्राफी की, हम डेट ले लेंगे, चेक कर लेंगे कितनी आर्टरीज ब्लॉक है। अब उसने तो तय कर लिया, उसने सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसा होगा, पर तकलीफ थी। अब जीना कौन नहीं चाहता है, हर कोई जीना चाहता है, चाहे वो बीमार हो चाहे वो स्वस्थ हो, पर जीना चाहता है। अब तय आपको करना है कि आपको स्वस्थ होके जीना है या बीमार होके जीना है, वो हमको तय करना है। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, ईसीजी करेगा, एंजियोग्राफी करेगा, ब्लॉक है, ब्लॉक के पहले ही साइन करवा लेगा, वो परिजनों के पास जाके पूछेगा बाहर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, आप तो अंदर हो, बाहर कौन है, आपकी वाइफ है। बोले इतना कमा के दिया है, इतना सब कुछ घर बना के दिया है, इतनी सेवा करी है मेरी, आज मेरी बारी है सेवा करने की। हम क्या करते हैं, बाहर जाओगे, हाँ डॉक्टर साहब कुछ भी करो, इनको बचा लो। तो गए 4 लाख रुपए जो मेहनत करके कमाए थे, जिसके लिए अपने शरीर को हमने बर्बाद कर दिया, आराम नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल सी चीज, कि शरीर में जब तक आप आराम नहीं देंगे तो उस चीज की डेफिशिएंट होती जाएगी, कमी होती जाएगी, आराम की कमी होती जाएगी। नींद नहीं देंगे, नींद की कमी होती जाएगी। तो हमें ये समझदारी रखनी है कि हम आराम भी दें और बीमार भी ना पड़ें, स्वस्थ रहें और अपना काम भी करें, बैलेंस्ड लाइफ रखनी है। तो कब करना है, इसीलिए 1 सप्ताह में कम से कम हेल्दी रहने के लिए 1 सप्ताह में 1 बार उपवास करें, नहीं तो 2 दिन का शॉर्ट फास्ट कर सकते हैं। चयन कैसे करें कि हमको कौन सी बीमारी में फास्ट करना है, किस चीज पे करना है, क्या करना है। क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कमर में दर्द है, डॉक्टर देखता है, हम बोलते हैं डॉक्टर साहब कल रात पूरी रात नहीं सोए हैं, बहुत कमर में दर्द है। डॉक्टर 3 दिन की दवाई लिख के देता है, दवाई लिख के देता है। हम क्या करते हैं, वो दवाई खाते हैं, अगर छोटी परेशानी होगी तो दवाई से दर्द चला जाएगा, पर अगर बड़ी परेशानी होगी तो फिर से हम 3 दिन के बाद जाएंगे, डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी उससे तो दर्द गया नहीं। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, आ जाओ अंदर इंजेक्शन रूम में, एक डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगा देता हूँ। मतलब वो उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिक्विड आईवी फ्लूइड को इंजेक्ट कर दिया। अब वो क्या करेगा, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, जो इंपल्स ब्रेन को बता रही थी कि भैया दर्द हो रहा है, यहां पर सर्कुलेशन ठीक नहीं है। अब हमने क्या किया, वहां पर इंजेक्शन लगा दी, दिमाग ने रिसीव करना बंद कर दिया। ये तो ऐसा ही कनेक्शन है, सिंपल। मान लीजिए आप देख रहे हैं यहां वायर का शॉर्ट कनेक्ट हो रहा है, पर हमने क्या किया, लाइट बंद करने की बजाय सारी वायर को काट दिया, तो क्या होगा, ये शॉर्ट कनेक्ट सही होगा क्या, शॉर्ट सर्किट नहीं सही होगा। वैसे ही बॉडी के साथ होता है, ब्रेन तक इंपल्स जा ही नहीं पाती, इंजेक्शन लगवा दिया। तो उपवास में हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी छोटी बीमारी हो, सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, तो अपने खाने को आधा कर दीजिए।
अपने खाने को आधा कर दीजिए, या तो आप अपक्व भोजन पे आ जाइए। ये हमारी दवाई है, प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही औषधि है, इसीलिए अपने खाने को कम कर दीजिए। पर अगर जब कभी भी बीमारी लंबे समय की है और जटिल बीमारी है, क्रॉनिक कंडीशन है, उस कंडीशन में हम उपवास कराते हैं। पर उपवास कराने के लिए क्या करना होगा? आपको उपवास किसी के सानिध्य में या किसी के सुपरविजन में ही करना होगा अगर थेरेपेटिक फास्टिंग चाहते हैं तो। क्योंकि थेरेपेटिक फास्टिंग में, उपवास में शॉर्ट फास्ट होगा, इसमें फास्टिंग करने का भी एक ढंग है और ब्रेक करने का भी। जितना जरूरी उपवास प्रारंभ करना नहीं है, उससे कई ज्यादा जरूरत हमें उपवास को तोड़ने में और हमको उस टाइम पे ध्यान रखने में है। क्योंकि उपवास तोड़ना सबसे मुश्किल और कठिन काम है, जिसको डॉक्टर या प्राकृतिक चिकित्सक आसानी से आपको करवा देगा। तो ड्यूरेशन फाइनल हुआ, उपवास क्यों करना है वो हुआ। क्या होगा उपवास करने से? तो जब हम उपवास करते हैं, उसके लिए मैं 2 स्लाइड्स चलूंगा। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि मुख्य कारण क्या है बीमारियों के। ज्यादा खाएं, गलत खाएं या गलत मिश्रण हो खाने का, गलत सोच विचार, असंतोष, चिंता, डर, अधिक काम करना, गुस्सा, गलत रहन सहन। अगर हम गंदगी में रहेंगे, नॉर्मल बाउल मूवमेंट्स को मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हमको कब्जियत ज्यादा रहेगी, हमारा कार्बोरेटर खराब होगा तो हम बीमार पड़ेंगे। ये कुछ कारण है। कोई भी एक कारण आपको बीमार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आज हमने गलत खाना खाया तो कल सुबह को उठेंगे बीमार हो जाएंगे, नहीं। सबसे पहले अगर हमने गलत खाना खाया, उसके साथ में हम असंतुष्ट रहे, जो हमने खाना खाया उसके साथ में अगर हम असंतुष्ट रहे तो क्या होगा? पाचन शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं। तो क्या होगा? जो सैटाइटी सेंटर दिमाग में है, कहां पर है सैटाइटी सेंटर? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो हाइपोथैलेमस में सैटाइटी सेंटर है, हम खाते जाएंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर इंफॉर्मेशन भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं। तो हम 1 चपाती, 2 चपाती, 5 चपाती, 7 चपाती ओवर ईटिंग करते जाएंगे। उससे क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। तो कोई भी इन तीनों कारणों में से इनका जब मिश्रण होता है, गलत खाना हुआ, गलत मिश्रण हुआ, गलत सोच विचार हुआ, गलत थिंकिंग हुआ, हमारा गुस्सा हुआ, रहन सहन हमारा गलत हुआ, तो हम बीमार पड़ेंगे। डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब हम गलत खाते हैं तो क्या होता है। ये आप वीडियो है, ये आप ऑब्जर्व करें। And however well mannered we are about getting food into our mouths, यहाँ पर डाइनिंग में आप ऑब्जर्व करें, वो बैठ के खाना खा रहे हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। Food doesn't simply fall from mouth to stomach. Your brain triggers waves of muscular contractions that squeeze things along your esophagus at around 2 inches per second. ये ईसोफेगस से पेट के अंदर आ रहा है खाना। First place it reaches is the stomach. आप देखिए यहाँ पर जैसे ही खाना पेट में आया, अब पेट अपना काम चालू कर दे रहा है मरोड़ने का, उसको डाइजेस्ट करने का, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होना चालू हो रहे to हैं। break down food into easily absorbable ingredients. गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ जैसे ही खाना डाइजेस्ट Leaving होने the की stomach, प्रक्रिया में आ things गया। are already unrecognizable. बाइल सीक्रेशन हो रहा produced in the है, liver is पित्त added जिसको to हम help बोलते the हैं बाइल। breakdown of fats. At all stages, the body is extracting the nourishment it needs from the passing flow. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ट्रेवल कर रहा है। The walls of our ये विलाइज intestines हैं जो are कि a vast पौष्टिक surface तत्व of को cells एब्जॉर्ब करती that हैं। जब absorb खाना इंटेस्टाइन में proteins, sugars, पहुंचता है तो and पौष्टिक fats तत्व यहाँ into पर our एब्जॉर्ब blood. होता है It's और यहाँ these से that will ब्लड provide the स्ट्रीम में आ energy we जाता है need ब्लड for life. सर्कुलेशन के थ्रू।
जिस भी पार्ट में फिर जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, ये क्या करेंगे, ये डाइजेस्ट होके केवल इंटेस्टाइन में, विलाइज में ये एब्जॉर्ब होगा। हमारा डाइजेशन हमारे मुंह से चालू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट मुंह में डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, वैसे ही प्रोटीन इंटेस्टाइन में होगा, वैसे ही जो भी तत्व निकला वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में आएगा। जिस भी चीज की जरूरत जिस सेल को है वो उस सेल तक नरिशमेंट पहुंचाएगा। हमको खाना मिल जाता है, फिर डाइजेशन प्रोसेस होता है, वैसे ही सेल के अंदर भी डाइजेशन प्रोसेस होता है। हमारा खाना पचने के लिए 1 से 5 घंटे हमको मैक्सिमम चाहिए रहते हैं जब खाने को डाइजेस्ट करना है अच्छे से। तो वैसे ही सेल के लिए भी है, सेल को भी उतनी एनर्जी चाहिए रहती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो प्रोटीन को यूटिलाइज करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए। फिर क्या होता है, जैसे हमारा मल तैयार होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वैसे ही सेल्स के अंदर भी ये मल क्रिएट होता है, जिनको हम एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। कोई भी चीज हमने खाई, उसका अंत का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ये सब अलग तरीके हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कंपाउंड है। इनमें से जो एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, एक ग्लूकोज को ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हमने खाया, वो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल को, सेल उसमें से डाइजेस्ट करके उसका जो एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड और पाइरुवेट वो फॉर्म करेगा। ये लैक्टिक एसिड मसल्स में आएगा, पसीने के रूप से निकल जाएगा। जो लैक्टिक एसिड है वो एंड प्रोडक्ट है, वो टॉक्सिक रहता है। तो जब मैं टॉक्सिन्स की बात करूंगा उस टाइम पे ये खाने में से सब टॉक्सिन्स, ये एंडोटॉक्सिन्स हैं हमारे, जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स वो होते हैं जो शरीर से बाहर आते हैं, ये हमको बीमार करते हैं टॉक्सिन्स। तो आपने यहाँ पर जैसे ही डाइजेशन में देखा कि ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, एक सेकंड वीडियो है इसी के कंटिन्यूएशन में कि कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। Cavity with both mechanical and chemical breakdown of food. जो भी Chewing हम motion खाएंगे breaks सबसे down पहले food डाइजेशन मुंह particles में and चालू mixes होगा। food with हम saliva च्यूइंग secreted from करते हैं, salivary glands. मैस्टिकेशन ब्रेक There are डाउन 3 करते हैं salivary कंपाउंड glands फूड that को सिंपल contribute फॉर्म में। secretions to saliva. The parotid glands contribute a जब हम serous चबाते fluid भी अच्छा rich in नहीं है तब हमारा amylase. डाइजेशन भी अच्छा नहीं Amylase is होता a है, इसीलिए digestive चबाना enzyme that सबसे begins इम्पोर्टेंट है क्योंकि carbohydrate वो digestion. सलाइवरी The अमाइलेज के साथ submandibular मिक्स हो glands जाता है। secrete a primarily serous fluid that also ये contains salivary some amylase mucus. secrete हुआ Mucus मुंह में। secreted from the sublingual glands helps bind food together and acts as a lubricant during swallowing. As food is swallowed, it enters the esophagus and is moved downward by a wave-like muscular contraction called peristalsis. The contractions progress from the superior खाना end of the देखिए यहाँ पर आ रहा है esophagus अंदर। to the gastroesophageal junction, where the contents of the esophagus empty into the cardiac region of सीधा the पेट stomach. में आएगा। जो The lining गैस्ट्रिक of the जूस पेट stomach में है, अब secretes वो खाने को gastric डाइजेस्ट juices that करने के contain लिए digestive मस्कुलर enzymes. मूवमेंट्स करेंगे। यहाँ पर Peristalsis स्ट्रेच churns and रिसेप्टर्स mixes the food एकदम with से इम्पल्स gastric भेजते juices हैं while कि moving the खाना आ food गया, toward आप the first सिक्रीशन part करो। of the small intestine, the duodenum. खाने को ब्रेक डाउन In करके the वो duodenum, इंटेस्टाइन में food is आगे फॉरवर्ड digested कर even देंगे। further. The bile duct from the liver and gallbladder and the pancreatic duct from the pancreas all Bile empty duct their यहाँ पर bile secretions juice in the secrete करेगी, जो duodenum. The कि bile खाने को works to और break down digest और fats, while the smallest form में लेके pancreatic आएगा। enzymes aid in the digestion of other food particles. Together, these digestive juices help prepare the food so that the small intestine can absorb as many nutrients from the food as possible. The majority of the absorption takes place in the second portion of the small intestine, a ये 3-foot पूरी section small called the intestine से jejunum. खाना जो है As the food आगे आ रहा travels है। through the jejunum, it's gradually अब खाना broken large down into intestine smaller में आ and गया। smaller particles. Folds line the walls of the intestine and ये act to ग्रीन increase कलर the येलो कलर absorptive जो आप surface देख रहे हैं area. ये The न्यूट्रिएंट्स green हैं nutrient और जो हार्ड particles and सब the देख yellow रहे हैं fat वो particles get स्टूल्स हैं, caught in these वो folds मल and है are हमारा absorbed into the जो एंड intestinal प्रोडक्ट wall. शरीर से बाहर Larger, निकलना less digested ये particles are इंटेस्टाइन में pushed onto देखिए the large न्यूट्रिएंट सारे intestine. चिपक गए, Much यहाँ of the से water they एब्जॉर्ब हो जाएंगे contain is विलाइज के थ्रू। reabsorbed before being expelled from the body. A closer inspection of the folds reveals that the intestinal wall is covered with thousands of finger-like ये विलाइज villi. देखिए यहाँ पर जूम करके दिखाया है कि कैसे ये A एब्जॉर्ब network होंगे of tiny blood। blood vessels called capillaries runs just below the surface of each villus. These capillaries absorb the available nutrients in the intestine and transport them to the liver.
एक फ्रेश खून लेके आ रही हैं आर्टरीज, ये वेन्स The हैं जो yellow कि fat nutrients are डीऑक्सीजनेटेड absorbed ब्लड into लेके a जा रही vessel है। called a lacteal अच्छा that खून carries और them गंदा to the खून, circulatory यहाँ से system. तो गंदगी जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी और जो अच्छी चीजें होंगी वो ब्लड सर्कुलेशन Nutrients आर्टरीज absorbed के by the थ्रू blood in होगा। the villi are carried to the liver by way of the portal vein. पूरी In the बॉडी liver, में the blood is इंटेस्टाइन filtered में and the आफ्टर nutrients are डाइजेशन ये extracted प्रक्रिया and चलती है। processed. तो यहाँ पर एक चीज समझने की After जो है, processing, the nutrients are either stored for future use or released into the bloodstream to be used throughout the body. एक चीज यहाँ पर ये समझने की है कि अगर जैसा खाना हम खाएंगे अगर वो पौष्टिक होगा तो पौष्टिक तत्व ही हमारे शरीर को मिलेंगे। अगर हमारे खाने में पौष्टिक तत्व नहीं होगा, टॉक्सिन होगा, जैसे MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये टॉक्सिक है जो कि खाने में खुशबू लाता है। आप देखिए कभी भी आप अगर घर में बर्गर बनाएं, सैंडविच बनाएं तो खुशबू नहीं आती। जो खुशबू KFC के बाहर या मैकडॉनल्ड्स में मिलेगी आपको, जो अंदर खींच के लेके जाती है कि आज हमको मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने जाना है। आप घर में भी बनाएंगे आलू की टिक्की रख के अगर, तो उसमें आपको खुशबू नहीं आएगी। वो जानती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज कि आपको कैसे खींच के लाना है, कैसे हमें बिजनेस करना है। हर एक चीज का उद्देश्य आज जो मार्केट में है उसका बिजनेस करना ही है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें हम लोग मांस मिलाते हैं, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसको खाने से कैंसर होगा। वो आपको बुराइयां उसकी नहीं बताएंगे, केवल अच्छाइयां ही बताएंगे कि आप खाइए, पर कुछ अच्छाई भी तो हो। तो वो आपको आकर्षण करने के लिए क्या करेंगे, 2 ब्रेड ऊपर नीचे आगे लगा देंगे, बीच में आलू की टिक्की रख देंगे डीप फ्राई करके उसको, और ऊपर से 2 सलाद पत्ती लगा देंगे और 2-2 स्लाइस जो है चीज की लगा देंगे। अब अगर 2-2 स्लाइस एक इंसान एक टाइम पे चीज खाएगा तो वो जमा कहाँ होगा, वो आर्टरीज में जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करता है, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होकर आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। हम सोचते हैं एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। हाथ एक बार जलाएं या रोज जलाएं, हाथ की जो चमड़ी है वो तो जलेगी, चाहे पहली बार में जलाएं या चाहे उसको रोज जलाएं। अगर हमारे हाथ में बर्न हुआ तो नुकसान किसको होगा, वहां के ब्लड वेसल्स को भी होगा, वहां की मसल्स को भी होगा। कहने का सिंपल सा तरीका यह है कि जो हम खाएंगे वैसा ही शरीर तंदुरुस्त हमारा बनेगा अगर प्राकृतिक भोजन करेंगे तो। अगर प्राकृतिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी, हमारे शरीर की जीवनी शक्ति भी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। अगर हम बीमार होने की प्रक्रिया को देखें तो क्या होता है, वो प्रक्रिया है जो आपको बीमार करती है। ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि जब कभी भी हम तनाव लेंगे अपने डेली रूटीन में या डाइजेशन में, खाने में, जब कभी भी हम ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में तनाव हुआ। तनाव से महत्वपूर्ण ऊर्जा मतलब जो हमारा वाइटल फोर्स है वो कम होगा। जब वाइटल फोर्स कम होगा, मान लीजिए कि हमारे घर में कोई बाहर से 4-5 लोग आ जाएं, अगर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, दरवाजे बंद हैं अगर, तो वो अंदर नहीं घुस पाएंगे। पर अगर आपके घर में कोई नहीं है तो वो अंदर दरवाजा तोड़ के घुस जाएंगे। पर अंदर कोई बैठा हुआ है, उनसे आप लड़ सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये वाइटल फोर्स होता है। हमारे शरीर के अंदर जीवनी शक्ति है जो हमको रोकती है, इन बीमारियों को अंदर आने से रोकती है, इन टॉक्सिन्स को अंदर आने से रोकती है। क्या होता है, जब महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो हमारे 4 एलिमिनेटिव ऑर्गन्स हैं, लंग्स, स्किन, चमड़ी से पूरे दिन में पसीने के रूप से पूरे टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते रहते हैं। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है। बॉवल मूवमेंट्स जो होते हैं इंटेस्टाइन से एलिमिनेट होते हैं। यूरिन, किडनीज यूरिन को एलिमिनेट करती है। मतलब 4। आपने कभी ये सोचा है, भगवान ने हमको खाने के लिए तो एक ही द्वार दिया, मुंह ही दिया है ना, और किसी तरीके से हम खा सकते हैं क्या? अगर दिमाग भी खाना हो दूसरे का तो बातों से ही खाएंगे, नहीं? पर और कोई तरीका नहीं है हमारे पास खाने का। पर भगवान ने, सोचिए कितना ये सोचा होगा कि दिमाग इतना विकसित हो जाएगा मानव का कि उसको कहीं ना कहीं ये जरूरत आन पड़ेगी कि वो बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाएगा। इसीलिए उनको 4 द्वार दे देता हूं मैं,
कि वो अपना कचरा निकाले। मतलब कचरा डालने का द्वार एक पर निकालने का 4। मतलब आप सोचो टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर कितनी है कि इनबिल्ड मैकेनिज्म है हमारे अंदर ये तो, कि कंटिन्यूअस टॉक्सिन्स को एलिमिनेट होता जाता है। जब ये कंटिन्यूअस ये एनर्जी वीक होगी तो ये चारों ऑर्गन भी वीक होंगे। जब ये चारों ऑर्गन वीक होंगे तो जो हमारी बॉडी में डिजीज होगी वो डिजीज प्रक्रिया चालू हो जाएगी, हम बीमार होना चालू हो जाएंगे। अगर इसके सामने ही गलत खान पान को देखें तो जो हमारे खाने में एसिड, खाने को जो डाइजेस्ट कर रहा है एसिड, अगर उसका पाचन शक्ति इनडाइजेशन हुआ और पाचन अगर शरीर में कम हुआ जीवनी शक्ति के कारण, तो क्या होगा? पेट में जलन होगी, पेट में सूजन आएगी, छाले पड़ेंगे, जो वॉल्स हैं इंटेस्टाइन की उनमें सूजन और शक्ति आएगी, मोटाई बढ़ेगी, किसकी? जो इंटेस्टाइनल वॉल्स की है। अल्सर्स होंगे, कोलाइटिस होगा, उसके बाद में ये अल्सर्स ब्लीडिंग करेंगे और एक स्टेज आ जाती है कि जब हम शरीर को परेशान कर करके टॉक्सिन्स को भेज के एक स्टेज आ जाती है, आखिरी में बोलता है आपको तो इंटेस्टाइन का कैंसर है, पेट का कैंसर है, डॉक्टर बोलता है। वो पेट का कैंसर क्यों हुआ? हमने इतना अपने शरीर के अंदर गंदगी को भर दिया। आप खुद सोचिए, माताएं तो बहुत आसानी से ये समझ जाएंगी कि सफाई का कितना महत्व है। हम लोग भी समझते हैं सफाई का, हम पर क्या करते हैं, हमारा ज्ञान जो है ना वो अधूरा है। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं सफाई मतलब केवल बाहर की, जो हमारी चमड़ी हो उसको साबुन से रगड़ लो, नहाने के लिए जाओ और हम साफ हो गए, स्वच्छ हो गए। नहीं, ये आंतरिक सफाई है, ये हमारे विचारों की सफाई है, ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की सफाई है कि जो गंदगी हमारे शरीर, किचन में आप खाना कोई भी बनाते हैं, अगर बच जाता है क्या करेंगे? डस्टबिन में डालेंगे। मान लीजिए एक हफ्ते तक वो डस्टबिन साफ ही ना करें तो क्या होगा? क्या होगा? कीड़े बनेंगे। और क्या होगा? बदबू आएगी। और क्या होगा? मेरे को लग रहा है पीछे सो रहे हैं, पीछे से आवाज नहीं आ रही, बताइए क्या होगा? सड़ेगा, सड़न पैदा होगी, बदबू होगी, अड़ोस पड़ोस में जाएगी, कमरों में जाएगी, पड़ोसी आके दरवाजा खटखटाएंगे, बोलेंगे भैया क्या जला रहे हो अंदर? फिर दरवाजा खोल के बोलेंगे डस्टबिन साफ करने वाले नहीं आई थी इसीलिए भेजा नहीं, कचरा फेंका नहीं हमने। फिर क्या होगा? बोलेंगे भैया मेहरबानी करो कचरे को बाहर निकालो। अब दूसरे आके बता रहे हैं कि कचरे को बाहर निकालो, जबकि ये समझदारी हमको रखनी थी। तो शरीर भी हमारा ऐसा ही है, हमें शरीर जवाब देता है कि भैया हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द होता है। हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई लेके आ जाते हैं, उसको छुपा देते हैं, बोलते हैं भैया हो गया खत्म, दर्द भी खत्म हो गया, जलन भी खत्म हो गई। पर ये नहीं समझे कि किस कारण दर्द हुआ, क्यों जलन हो रही है, क्यों बीमार पड़ रहे हैं, क्यों तनाव हुआ, क्यों हमारी सोच गलत हो रही है, ये हम नहीं सोचते। अगर एक इंसान अपने जीवन में केवल एक शब्द से प्यार करे ना, क्यों, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। भाई खाना है, अच्छा खाना भी रखा है आपके सामने, बुरा भी रखा है, हाथ कहाँ जाएगा? मान लो एक प्लेट में मैं छोले भटूरे संभाल के सजा के रखता हूँ और एक प्लेट में मैं सलाद पत्ते और पूरा रॉ डाइट रखता हूँ, फ्रूट्स रखता हूँ। आप बताओ क्या खाओगे? आप इस तरफ हाथ करोगे ही नहीं क्योंकि खुशबू ही नहीं आ रही उसमें से। आपका मन खिंचाव चला आएगा, अरे यार छोले भटूरे चलो खा लेते हैं इसको। आप समझे साइकोलॉजी? ये दिमाग का खेल है, हमको दिमाग से ही खेलना है और मैं खास करके खेलता ही दिमाग से हूं। मैं बोलता ही हूं कि आप उस चीज को कन्विंस हो कि हमको क्या चीज लेनी है, पहले क्या लेनी है, यहां पर हमको चेंज करना है। नहीं, हम जब जाएंगे ना, मैं क्या करता हूं, मेरे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हम कल बाहर चले गए थे पार्टी करने के लिए, तबियत खराब हो गई। मैं बोलता हूं आप जाते हो ना वहां पर, अभी एक वीडियो भी आया था व्हाट्सएप में, क्या हुआ, वो उसको सलाड्स खाने थे, तो वो सलाड्स कैसे खाए, उसमें टेस्ट भी नहीं कुछ भी, तो उसने हाथ में बर्गर रखा। डाइटिंग का नया तरीका ऐसा करके एक कहते हैं ना कॉमेडी वीडियो सर्कुलेट हुआ था कि वो बर्गर को सूंघ रही थी, बर्गर साइड में रख के सलाद खा रही थी, मतलब बर्गर नहीं खा रही थी। साइकोलॉजी, मैं आपको बोल रहा हूं कितना दिमाग देखो कि आप खुशबू बर्गर की ले रहे हैं पर खा सलाद रहे हैं। मैं बोलता हूं ऐसा भी करो तो भी ठीक है, पर अगर आप अपने मन को स्ट्रांग कर लोगे, आप ये तय कर लोगे, ये प्रण कर लोगे कि मेरे को बीमार नहीं होना है, क्योंकि आप सबने मेरे को अभी बताया कोई बीमार नहीं होना चाह रहा है, सब स्वस्थ होना चाह रहे हैं।
बीमार होना सबसे बड़ा बोझ तो हमारे घर पे, फिर दूसरों के ऊपर, समाज के ऊपर बोझ है। बीमार व्यक्ति कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर ही नहीं सकता। तो आज से ये तो तय कर लें कि हम बीमार नहीं होंगे, ये बीमार शब्द अपने दिमाग से निकाल लेंगे। अब बात आती है कि चूज कैसे करें। सिंपल सी चीज है, आपको आपके अंदर से आवाज आ रही है यार छोले भटूरे खाऊंगा, फैट ज्यादा है उसमें, गैस पैदा करेगा, इसको नहीं खाता हूं, आज सलाद से काम चला लेता हूं। ये शिफ्ट है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट। जब तक ये शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा चेंज नहीं होगा। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेंज। आप अगर अस्वस्थ जीवन शैली से चेंज करेंगे तो स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, और स्वस्थ जीवन शैली से चेंज करेंगे तो आप बीमार होंगे, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में। तो इसीलिए हमारा ये, मेरा खास करके ये रहता है, जब कभी भी मैं उपवास बताता हूं पहले तो अंदर की प्रक्रिया बताता हूं कि हो क्या रहा है बॉडी के अंदर, हमें क्यों उपवास की जरूरत है। अब अगर हमको ये चीज समझनी है, आप यहां पर पहले देखें, इस वाले ग्राफ को नहीं देखिएगा, इधर देखिए। ये हमारा ब्रेकफास्ट है, ये वाला, ये हमारा लंच है और ये हमारा डिनर है। ये तीनों अलग कलर हैं, एक जो है वो ग्रीन कलर है, एक रेड कलर है, एक येलो कलर है। येलो कलर हमने अभी अभी खाया है, समझ लीजिए डिनर किया है रात को। जो ग्रीन कलर था वो ब्रेकफास्ट था, और जो लंच बीच में है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है कि हर 5 घंटे में डाइजेशन अगर हुआ है तो ये नॉर्मल बॉवेल मूवमेंट्स हैं। पर होता क्या है, अब डॉक्टर कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि 5 बार खाना खाओ, 5 मील्स। क्यों कॉन्सेप्ट लेके आए? कि भाई डायबिटीज है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए छोटी छोटी मील्स 5 बार खाओ। डाइजेशन हुआ चाहे नहीं हुआ, खाना खाना है। क्यों? क्योंकि घंटी बज रही है। सुबह को 8 बजे उठे, चाय की घंटी। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे साथ में चल रही है, डेली रूटीन में चल रही है। आपका एक दिन का बायोलॉजिकल क्लॉक आप चेंज करेंगे, दूसरे दिन चेंज करेंगे, तीसरे दिन आपका बायोलॉजिकल क्लॉक नया सेट हो जाएगा, जो आप एक्चुअली हेल्दी चीज अपनाना चाहते हैं। आप एक दिन चाय नहीं पी लीजिए, आपको सर दर्द होगा दूसरे दिन। यहां पर हुआ होगा काफी लोगों को, आपका चाय का रूटीन होगा शाम को या सुबह को, पर सर दर्द हुआ तो क्या हुआ, चाय नहीं पी अगर तो वो आज तो सहन हो गया, कल दूसरा उसी टाइम दर्द होगा पर कम होगा, उसके बाद में तीसरे दिन दर्द ही नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन अपनाना होगा। हम शरीर को जिस हिसाब से डालेंगे हमारा शरीर उस हिसाब से परिवर्तित हो जाएगा। ये एक ह्यूमन नेचर है, चाहे साइकोलॉजिकली लें चाहे फिजिकली लें। वो लोग, बर्नार्ड मैकफिडन थे जिन्होंने फिजिकल उसमें हासिल किया था, फिजिकल फिटनेस में 100 साल तक फिट थे एकदम, वेट भी मेंटेन था। उन्होंने ये चीज कही थी कि आप अगर आज 1 किलो वजन उठाओगे तो आपका ट्रेनिंग 1 किलो का ही है, कल 2 किलो उठाओगे तो आपकी क्षमता 2 किलो की हो जाएगी, फिर 10 किलो उठाओगे तो 10 किलो आप उठा सकते हो। वैसे ही आप वेट लिफ्टर्स को देखा करिए कि 100 किलो उठा लेते हैं, वो उन्होंने क्षमता बढ़ाई है, उनकी मसल का पावर, एंड्योरेंस पावर बढ़ाया है। तो हम अपने शरीर की जीवनी शक्ति क्यों नहीं बढ़ा सकते? अगर प्राकृतिक जीवन शैली रखेंगे तो हम अपने शरीर की भी जीवनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा तो ये होगा ना कि मैं अपने घर में आर्मी रखूं कि कोई मेरे घर पे हमला नहीं करे, कि ऐसा है कि अपने घर को खाली रखूं कोई भी आके हमला कर दे। क्या चाहिए? बॉर्डर पे ताकतवर लोग चाहिए कि कमजोर लोग चाहिए? ताकतवर ना। तो आपकी ताकत कहाँ है? आपकी ताकत कहाँ है? आपके पास है, अंदर है। जीवनी शक्ति आपके अंदर है, कोई बाहर से नहीं आ रही। जब जीवनी शक्ति बाहर से नहीं आ रही है, केवल हम जो प्राकृतिक जीवन शैली अपनाते हैं उससे हम अपने आप को, अपनी जीवनी शक्ति को सेव करके रखते हैं। जीवनी शक्ति पे एक कॉमन मैं एग्जांपल हर बार देता हूं, वैसे ही सेम है। मान लीजिए कि आप 10,000 कमाते हैं, 10,000 कमाने से क्या होगा, आप 5,000 खर्चा कर देंगे, 5,000 बैंक में डाल देंगे। ऐसा करते 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 आपके पास 1 लाख रुपए होगा। मान लीजिए आपको फ्रिज या टीवी खरीदनी है, क्या करेंगे? 50,000 का चेक काट के देंगे, फ्रिज या टीवी खरीद लेंगे। यस,
आपने उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया। तो जीवनी शक्ति भी ऐसी ही है, हम अपने शरीर में उसको रिजर्वायर फंड की तरह जमा करते जाते हैं, और जब हमारे शरीर पे आक्रमण होता है, बाहर से टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, ये जब बाहर से आक्रमण करते हैं तो हमारा शक्ति जो है उनको रोकता है, उधर हम लोग खर्च करते हैं। तो जीवनी शक्ति को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बढ़ाएंगे अपनी जीवनी शक्ति? देखिए, या उपवास करना है हमको, या तो कम खाना है, कम प्राकृतिक भोजन करना है हमको। प्राकृतिक भोजन भी कम, मतलब पका हुआ भोजन जो है उसको भी कम करना है। अपक्व भोजन हमको लेना है। अपक्व भोजन से जब हम ये आराम देंगे, आराम की अवस्था, हम फिजिकल आराम करते हैं, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, साइकोलॉजिकल रेस्ट, फिजियोलॉजिकल रेस्ट, ये हमारे शरीर में आराम होते हैं। फिजिकल रेस्ट, सो जाएंगे, आराम हुआ। मेंटल रेस्ट कैसे लेते हैं? मेंटल रेस्ट कैसे लेते हैं? क्योंकि क्या होता है, कभी हम सोएंगे, फिजिकल तो रेस्ट कर रहे हैं पर दिमाग हमारा चलता रहता है, प्रोसेसर कंप्यूटर की तरह चलता रहता है, दौड़ लगाता है। उससे क्या होता है, हमारे विचार अभी यहां पर हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाएंगे, फिर श्रीलंका पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, दुबई पहुंच जाएंगे, घूमते रहेंगे। सबसे फास्ट ट्रेवल करते हैं थॉट्स हमारे। करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ लोग मेरे को सुन रहे होंगे, कुछ लोग घर की चिंता कर रहे होंगे, बच्चे कैसे होंगे घर पे, अभी सोच रहे हैं क्या? नहीं सोच रहे होंगे। आप सबका ध्यान इधर है, मैं देख रहा हूं सबको ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम आराम करते हैं फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, हमारे इमोशंस का भी हमको आराम करना है। जब ये चीजें होती हैं, फिजियोलॉजिकल रेस्ट देते हैं, तो हमारे शरीर में जीवनी शक्ति रिजर्वायर फंड की तरह बच जाती है। और जब हम उपवास करते हैं, सबसे ज्यादा जीवनी शक्ति हमारी, जो हमारा रेगुलर डाइजेशन के लिए, बात करने में खर्च हो रही है, हमारे मेटाबॉलिज्म में खत्म हो रही है, वो सारी डाइवर्ट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है शरीर की। यानी हर प्रकार के रोगों को जीवनी शक्ति प्रोटेक्ट करेगी, और जितने ज्यादा टॉक्सिन्स शरीर में हैं उनको बाहर निकालेगी। सही मायने में अगर हम माने तो शरीर का कायाकल्प करता है उपवास। और जब हम कम खाते हैं तो जैसे मान लीजिए क्या होता है, रेगुलर तो हम घर की सफाई करते हैं कि नहीं, झाड़ू पोछा सब जगह होता है, डेली करते हैं। फिर दिवाली के टाइम पे हम एक साल में पूरा क्यों घर साफ करते हैं, रंग कराते हैं, पूरा कचरा निकालते हैं। जब रोज साफ करना रहता है तो कितना टाइम लगता है? पूरा घर साफ होने में? आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 2 घंटे मैक्सिमम। पर जब दिवाली के टाइम पे करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, इतना कचरा होता है। तो अब बताओ, आप 1 साल में 1 बार शरीर की सफाई करेंगे कि रोज करेंगे? तय आपको करना है भाई। मैं तो रास्ता दिखाऊंगा कि यहां से ये रास्ता जाएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, चलना आपको पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको प्रेरित कर सकता हूं, हाथ पकड़ के आगे तक लेके चल सकता हूं, पर उसके बाद तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो अभी जो है मैं आपके लिए रास्ता बना रहा हूं कि आपको स्वस्थ होना है तो इस पे चलना। जब हम शरीर का कायाकल्प करेंगे, एनर्जी जब रिजर्वायर की तरह हमारे शरीर में बचेगी, फिर हमको आती है सबसे ज्यादा जरूरत कि भैया उपवास में हम करें क्या खाएं। उपवास हम समझते हैं कि आज हम अपक्व भोजन पे हैं तो उपवास पे हैं, फल खा रहे हैं तो उपवास पे हैं। नहीं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं खाएंगे, केवल और केवल फ्लूइड्स पे ही रहेंगे। सही मायने में केवल पानी ही लेना उपवास है, जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी। अगर पानी पे नहीं रह पा रहे हैं तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं जूसेस का, जो आपको वीक नहीं करेंगी, आपको मल्टीविटामिन की तरह विटामिन्स, मिनरल्स सब देती रहेंगी, पौष्टिक आहार देती रहेंगी। तो आपका प्रोसेस मुंह से लेकर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने काट दिया पूरा। उपवास में क्या किया? उसको आराम दे दिया। जैसे ही हमने जूस लिया, वो इंटेस्टाइन में जाके उनके तत्व जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होके जहां पर उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो वहां पर पहुंचाएंगे। ये हमारा प्रोसेस होता है पूरी बॉडी में एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए। अब हम आते हैं कौन से जूसेस लें उपवास जब करते हैं।
तो ये तो तरीका हुआ। अब उपवास करने से पहले प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसमें फर्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक था, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें उपवास करने के लिए। तो हमने देखिए आप सब लोग यहां पर आए, हमने जो पहला दिन था आपका 19 तारीख शाम को क्या दिया था खाने में, हमने आपको शाम को खिचड़ी। खिचड़ी जो है वो सेमी सॉलिड होता है, उसको पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। आप सुबह से, कुछ लोग सुबह से आए थे, कुछ लोग शाम को ही आए थे, पर आप घर पे रेगुलर डाइट फॉलो कर रहे थे। आपने एक दिन पहले क्या खाया होगा आपको अच्छी तरह से पता है, क्या कितना गरिष्ठ खाना होगा वो भी आपको पता है। पर आप जैसे ही गरिष्ठ भोजन से यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर खिचड़ी दी। खिचड़ी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट के लिए प्रिपेयर करती है। फिर दूसरे दिन सुबह को उठे, आपको हमने ग्रीन जूस दिया। ग्रीन जूस जो भी आपने घर का खाया हुआ हो, यहाँ का खाया हुआ है, उसको एलिमिनेट किया। जो भी अंदर शरीर में विजातीय पदार्थ थे, टॉक्सिन्स थे, फीकल मैटर था, उसको ग्रीन जूस दे के हमने एलिमिनेट कराया, इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट किया। उसके बाद हमने आपको रॉ डाइट पे लेके आया, मतलब बॉइल्ड डाइट, रॉ डाइट। आज शाम को आपको फ्रूट्स मिलेंगे, आज शाम को आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो प्रिपरेशन का प्रोसेस आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपको पूरी तरह से तैयार कर दिया है जूस फास्टिंग के लिए। कल आप करने वाले हैं जूस फास्टिंग? नहीं नहीं, मन के हारे क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, बताओ। मन के हारे हार है, मन के जीते। तो बताओ, पहले ही हार मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अभी तो हम तैयार हुए हैं, अभी तो अस्त्र शस्त्र उठाए हैं हमने, युद्ध करने जा रहे हैं। आप तो युद्ध भूमि दे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। युद्ध में हम खड़े होंगे, विजय किसकी हो रही है वो हम पूरी तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित ही। कहते हैं व्हेन पर्पस इज प्योर, हमारे गुरुदेव बोलते हैं सिद्धबाबू जी, व्हेन पर्पस इज प्योर सक्सेस 100% आपके सामने आएगी। तो उपवास जब हम करेंगे, हमारा पर्पस प्योर है। व्हेन पर्पस इज प्योर सक्सेस इज श्योर। जब आप अपना पर्पस प्योर रखते हैं, मेरा पर्पस क्या है, शरीर शुद्धि करना, तो मेरे को निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगी। और जब हम अब तैयार हो गए हैं, आज फ्रूट्स खा के हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको क्रेविंग नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, पहले खिचड़ी दिया, फिर सैलेड्स दिया, और एक इंपॉर्टेंट चीज, सलाद में कभी भी आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, ये आप तय कर लीजिए, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट होता है। आप जैसे ही फाइबर खाएंगे, आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स दिमाग को इंपल्स भेजेंगे, भैया बस पेट भर गया। मैदे की चीज होगी, स्वादिष्ट चीज होगी, 1 2 कभी कभी 3 बढ़ती जाएगी कैपेसिटी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी साइकोलॉजी काम कर रही है, ब्रेन को बोल रही है छोड़ो भैया, अभी तो खाने दो पहले, हो सकता है कल नहीं मिले। कुछ होती है ऐसी स्वादिष्ट चीजें, होती है नहीं होती हैं, पर उस टाइम पे हमको विड्रॉवल ऑफ सेंस करना है। इसी को ही तो प्रत्याहार कहते हैं भाई। यम नियम आसन, जो भी प्रक्रिया आप चाहे योग में देखें चाहे प्राकृतिक चिकित्सा में देखें, प्रोसेस वही है, रास्ता आपको वही दिखाएगा आखिरी तक मोक्ष का। मैं भी आपको मोक्ष का रास्ता ही दिखा रहा हूं। मोक्ष किससे? आपका कार्बोरेटर की सफाई करके, विजातीय पदार्थों से, टॉक्सिन से। तो जब तक हम अपने शरीर को प्रिपेयर नहीं करते, हम फास्टिंग नहीं करते। अब हम प्रिपेयर हो गए, चयन आपको करना है कि उपवास करना है। उपवास में अब कुछ सावधानियां जो हमको बरतनी है और जो चेंजेस होंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्या होगा, कल मॉर्निंग में जैसे ही आप उठेंगे, आपको जो काढ़ा हम देते हैं वो आपका काढ़े का रूटीन रहेगा ही, उसके बाद ग्रीन जूस का रहेगा, उसके बाद लंच टाइम पे, सेशन से पहले और डिनर टाइम पे, इन 4 टाइम पे आपको केवल जूसेस ही देंगे हम। कल आराम का दिन है, ऐसा आराम नहीं कि लेक्चर छोड़ के आराम करने जाए, लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि ये आराम ही है फिजिकल, है ना। तो लेक्चर अटेंड करना है हमको। तो जब 4 टाइम हम जूसेस लेंगे तो क्या होगा, शरीर में उभार आएंगे। कैसे उभार आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपके सर में दर्द होगा, जैसे पहले दिन चाय छोड़ी थी आपने, वैसे ही आपको खाना छोड़ने पे भी सर में दर्द होगा।
जी घबराएगा, उल्टी आएगी, जलन होगी, दस्त आएंगे, दस्त लगेंगे, दर्द बढ़ेगा। ये उभार हैं, इनमें घबराना नहीं है, ये तो शरीर में शुद्धि। अब आप बताइए मेरे को, आप घर की सफाई कर रहे हो, घर की सफाई कर रहे हैं, सर्फ पानी डाल के साफ पानी ले रहे हैं ट्रांसपेरेंट, पहले साफ पानी लिया ट्रांसपेरेंट, अपनी शक्ल देखी, दिखती है नहीं दिखती है साफ पानी में, दिखती है। फिर सर्फ पानी हमने डाला, मिक्स किया, पूरा ढोल दिया, क्यों? सफाई करनी है फर्श की। जब सफाई करते हैं तो पानी जो आखिरी में गिरता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है क्या? शक्ल दिखती है क्या उसमें? पूरा मिट्टी से भरा होता है। तो ये जब शरीर भी सफाई करता है अपनी, तो उस टाइम पे मल ज्यादा निकलेगा, मल में बदबू भी होगी, पसीना भी आएगा, सर में दर्द भी होगा। ये प्रिपेयर हो जाइए कि ये सब चीजें होंगी, जरूरी नहीं होंगी, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को होगा, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग है। और ऐसा भी नहीं है कि सबको ये चीजें होंगी, किसी को सर दर्द होगा, किसी को पेट में दर्द होगा, किसी को होगा भी नहीं, है ना। ये तय उस चीज पे करेगा कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स कितने हैं। अब हर किसी के टॉक्सिन सेम नहीं होते कि आप में 10% होंगे तो उसमें 90% है तो सब में 90% हो, नहीं। किसी में 10%, 20%, 50%, उस हिसाब से शरीर अपना कचरा निकालेगा। इसमें हम आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जो आपको असिस्ट करे कि ये कचरा बिना उभार के खुद ही निकल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में बाफ स्नान रहेगा, या आपको घर्षण फ्रिक्शन देंगे, फ्रिक्शन मसाज देंगे, या आपको हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेट देंगे, या आपको एनीमा मस्ट रहता है उपवास में। क्यों? क्योंकि वो इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करता है। तो ये आपका पूरा फास्टिंग का प्रोसेस है। जब हम पूरी तरह से फास्टिंग का एडॉप्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट दिन आराम से हम फास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है उपवास को तोड़ना। तोड़ना करने से, मैंने कहा था उपवास तोड़ना अति आवश्यक है। जिस प्रकार हमने आपके शरीर को, बॉडी को मोल्ड किया था कि आप उपवास कर सकें, उसी प्रकार आपको अपने नॉर्मल रूटीन में आने के लिए भी वही प्रक्रिया रिवर्स फॉर्म में अपनानी होगी। जैसे जूसेस के बाद फ्रूट्स देंगे हम, फ्रूट्स के बाद सलाद देंगे, सलाद के बाद रॉ डाइट के बाद लास्ट में बॉइल्ड डाइट। ये रूटीन रिवर्स का है। इसमें आप देखेंगे आपके शरीर में शॉर्ट फास्टिंग जब हम करते हैं ना तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है, क्योंकि आपने खर्चा तो किया ही नहीं ना, केवल बैंक बैलेंस बढ़ाया, कहीं खर्चा नहीं किया आपने। तो शरीर में आपकी जीवनी शक्ति बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जीवनी शक्ति बढ़ने से आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाता है और वो प्राण शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं, और ये आप उपवास में करेंगे। ठीक है। अब कितने लोग तैयार हो गए कल उपवास करने के लिए? अरे बाप रे, सब लोग तो तैयार हो गए। तो चलो ठीक है, हम उपवास भी अच्छे से करेंगे और उसको तोड़ेंगे भी अच्छे से, जिस तरीके से हमने किया। दूसरा, शॉर्ट फास्टिंग 1 दिन का या 2 दिन का, इसी प्रोसेस में आप घर पे करना चाहें कर सकते हैं, पर ध्यान रखें जो चीजें यहां एडॉप्ट कर रहे हैं वही चीजें आपको घर पे भी फॉलो करनी है। कभी भी बिना सुपरविजन के, बिना चिकित्सक के सुपरविजन के आप लॉन्ग फास्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग फास्ट करने से, क्योंकि कंडीशन अलग अलग हैं सबकी, हमको ये नहीं पता चलता। अब किसी की क्षमता होगी 8 दिन करने की, किसी की 15 दिन की, किसी की 20 दिन की। हम ये सोचें हम तो 40 दिन करेंगे, तो क्या होगा? कहीं कहीं डेफिशिएंसीज भी होना चालू हो जाती हैं। इसीलिए लॉन्ग फास्टिंग बिना सुपरविजन के एडमिसेबल नहीं है, शॉर्ट फास्टिंग ही करना है। आहार ही औषधि, इसमें क्या होता है, एक में आपको औषधि के रूप में ही उपवास का मेन प्रिंसिपल जो हमारा वर्क करता है, जो आयुर्वेद में वर्णित है, वो है सर्वे रोगमलवशः, मतलब किसी भी प्रकार का रोग हो, सर्वे रोगमलवशः लंघनम परम औषधम, मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी जटिल बीमारी हो, उसका एकमात्र कारण है
वो कारण क्या है? क्या है? सभी बीमारियों का क्या कारण है? शरीर के अंदर मल का इकट्ठा होना। सर्वे रोगमलवशः लंघनम, लंघनम उपवास है, लंघनम परम औषधम, इसके जैसी कोई चिकित्सा नहीं है। सबसे सुप्रीम साइंस है ये। केवल करने का ढंग आना चाहिए, कैसे करना है और कैसे तोड़ना है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है। योशिनोरी अभी अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उनकी एक रिसर्च है ऑटोफेगी। ऑटोफेजी में क्या होता है कि जैसे शरीर के सेल्स एक लाइफ स्पैन लेते हैं, हम सबकी भी लाइफ स्पैन है ना, हमारी लाइफ स्पैन कितनी है? हमारी लाइफ स्पैन कितनी है ह्यूमन बींग्स की? 100 ईयर्स एवरेज हम मानते हैं 100 ईयर्स। तो किसी किसी की 105 भी होगा, 102 भी होगा, 80 भी होता है, 90 भी होता है ना, 60। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, कम हुई है? अब कम हो गई है। क्यों कम हुई है? हमारी जीवन शैली के कारण। ये 100 साल हो सकती, पर हमने अपना बैंक बैलेंस जल्दी खत्म कर दिया। जल्दी खत्म कर दिया तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? इसीलिए बॉडी अपने सेल्स को ही डिस्ट्रक्ट करता जाता है। योशिनोरी ने यह आइडेंटिफाई किया कि ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है बॉडी के अंदर जिसको कि हीलिंग प्रोसेस हम कहते हैं। वो हीलिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी सेल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं दूसरे सेल्स पैदा होंगे, तो डिस्ट्रॉयड सेल्स को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, तेज किया जाए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा और नए सेल्स जल्दी उत्पन्न होंगे, नए सेल्स जल्दी बनेंगे। वही क्लीनिंग प्रोसेस को उपवास कहते हैं। ऑटोफेगी एंड फास्टिंग इनका क्लोज रिलेशनशिप है। अब ये कैसे करता है? जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है उपवास का कि टॉक्सिन्स को निकालना है, तो जो एंड सेल जैसे आरबीसीज हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है। निश्चित नहीं है कि वो 120 डेज तक ही जीवित रहेंगे। कुछ आरबीसीज प्रीमैच्योर डेथ हो जाता है, कुछ आरबीसीज 80 दिन के बाद में डेथ होती है, कुछ 100 के बाद, कुछ 120 दिन तक, कुछ कम ही 120 तक चल पाती हैं। तो जो जल्दी डैमेज्ड हो गई उनको शरीर से बाहर निकाल दो, उनको क्लीन कर दो और नए सेल्स उनकी जगह पे आ जाएं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये कार है, ठीक है? पसंद आ रही है क्या ये कार? है मर्सिडीज है, बेंज कार है? अच्छा ये वाली है, ये अच्छी है दोनों कार सेम, पर इसकी हालत खराब है और उसकी हालत अच्छी है। कहने का मतलब ये है, जितना शरीर का ध्यान हम नहीं रखेंगे शरीर उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो शरीर का ध्यान कैसे रखना है कि शरीर में जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनको प्राकृतिक सिद्धांतों के थ्रू, प्राकृतिक जीवन शैली के थ्रू हम उनको रिजिनिवेट करें। नेचुरल रिजिनिवेशन प्रोसेस चाहिए। आपने देखा होगा बच्चा जब दौड़ लगाता है, गिरता है तो उसको खरोंचे आ जाती हैं, खून निकलना चालू हो जाता है। उस खून के लिए आप कितनी भी पट्टी कर दो, पर वो आपकी पट्टी से बंद होता है क्या खून? वो नेचुरल बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है। खून के अंदर प्लेटलेट्स हैं जो क्लॉट को फॉर्म कर रहे हैं और खून बंद हो रहा है। आप जो पट्टी कर रहे हैं, जो हल्दी लगा रहे हैं, जो तेल लगा रहे हैं, जो सब उसके ऊपर जो बीटाडिन आप लगा रहे हैं, वो किस लिए लगा रहे हैं? ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, बाहर के टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू नहीं जाएं। तो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन हुआ? फर्स्ट लाइन डिफेंस? स्किन। खून को प्रोटेक्ट करके बैठा है, बोन्स को प्रोटेक्ट करके बैठा है, मसल्स को प्रोटेक्ट करके बैठा है। ये खून के थ्रू टॉक्सिन सर्कुलेट होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हल्दी का लेप लगा दिया या डॉक्टर के पास लेके, पर हीलिंग तो बॉडी के अंदर ही हुई।
कोई अगर बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर में हीलिंग कैसे होती है? कैसे होती है? प्लास्टर हील करता है क्या? नहीं। हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग ऑटोमेटिक है बॉडी के अंदर। डॉक्टर ने क्या किया? प्लास्टर लगाया और उसको इनमोबिलाइज कर दिया। इनमोबिलाइज का मतलब समझ में आया आपको? रेस्ट। तो मैं भी तो बोल रहा हूं बॉडी को उपवास दे के इमोबिलाइज कर दो, रेस्ट दो, तो अपने आप हीलिंग प्रोसेस फास्ट होगा। आप समझे मैकेनिज्म? ऑटोफेजी का मैकेनिज्म समझ में आया? तो जब तक ये चीज हम नहीं करेंगे, उस मैकेनिज्म को स्पीड अप नहीं करेंगे, तो हम जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। हम बीमार होने के लिए 10 साल लगा लेते हैं, अपनी जीवन शैली 10 साल के लिए बीमार होने में लगा देते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, खास करके प्राकृतिक चिकित्सक के पास जब आते हैं, मेरे पास आते हैं, बहुत लोग आते हैं, सबसे पहले पूछते कितने दिन में ठीक होंगे। तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या करूँ, क्या जवाब दूँ, कितने दिन में ठीक होंगे। तो मैं पूछता हूँ आप कितने दिन में बीमार हुए? बोलते हैं हमको 6 साल से डायबिटीज़ है। तो मैं बोलता हूँ 6 महीने दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। भाई टाइम तो दो मेरे को। आप 6 दिन में पूछते हो मेरे से कब ठीक होंगे? बॉडी नीड्स टाइम। आप बीमार होने के लिए अगर 6 साल लगा सकते हैं तो स्वस्थ होने के लिए 6 महीने तो दीजिए, नहीं तो 60 दिन तो दीजिए। हम 60 दिन भी नहीं निकालते, हम बोलते हैं नहीं बहुत बिजी हैं। अरे बिजी किस चीज के लिए हैं? जब स्वास्थ्य होगा, शरीर होगा, तब तो काम करेंगे, तब तो प्रोडक्टिव काम होगा। जब बीमार होंगे तो बोझ बन के रहेंगे। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसे स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहना है। तो हमें हमारा अधिकार, कहते ना, हमारा अधिकार हमें दो। किससे ले रहे हैं? हम अपने आप से लेंगे, विवेक से लेंगे, जो हमें हमारे विचारों में परिवर्तन देगा कि नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मेरे को जो विवेक बोलेगा मैं वही करूंगा। और आपका विवेक आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। तो ये उपवास के बारे में था। उपवास के बाद में इसी का ही कनेक्टिंग है कि हम जूसेस तो लें, पर कौन से जूसेस किस बीमारी में लें। तो उसके लिए कुछ मैंने 15-16 जूसेस आइडेंटिफाई किए हैं जिनका सपोर्टिव रोल है कि जिस बीमारी में अगर वो जूस देंगे तो उसमें तेजी से एलिमिनेशन होगा और सुधार आएगा। जैसे मान लीजिए घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पंच तत्व यूज होते हैं उनमें, घर के कंस्ट्रक्शन में। तो उन पंच तत्वों में अगर सीमेंट की जरूरत हो, रेत के साथ मिक्स करने के लिए सीमेंट की जरूरत हो, पर मैं सीमेंट की जगह पे केवल पानी दे दूं तो प्लास्टर बन पाएगा क्या? तो हमें जरूरत सीमेंट की है तो हमें सीमेंट देना होगा, हमें जरूरत रेत की है तो हमें रेत देना होगा। हमारे शरीर में पंचमहाभूत हैं जो प्रकृति, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। जब ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इनका संतुलन बिगड़ता है तो ही हम बीमार होते हैं। और इनका संतुलन कम हो जाना या ज्यादा होना दोनों घातक हैं, दोनों बीमारी में है। तो हमें इनका संतुलन करना है। इनका संतुलन करने के लिए उस हिसाब से हमें उनको पौष्टिक आहार भी देना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वी तत्व है जिसमें आहार आता है। आहार ही औषधि है। कुछ जूसेस मैं आपके सामने शेयर करूंगा जो कि बीमारियों में हम लोग देते हैं, सजेस्ट करते हैं। जैसे मौसमी जूस। मौसमी जूस भरपूर विटामिन सी। विटामिन सी का काम है, क्या काम है विटामिन सी का? डिटर्जेंट का काम करता है। जैसे फ्लोर क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट लेके आते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं, फिर फ्लोर क्लीन करते हैं, तो चमकता है कि नहीं चमकता है? मिट्टी दिखती है क्या? तो ये विटामिन सी अंदर जाके क्या करता है, नाली की सफाई करता है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां आप वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं ना, नल चालू करिएगा। अगर स्केलिंग होगा तो पानी का प्रेशर कम आएगा, पर अगर आप उसको अच्छे से साफ कर देंगे तो आपका प्रेशर क्लियर हो जाएगा। तो ये विटामिन सी हम लोग अपनी बॉडी के अंदर देते हैं। ये इंस्टेंट एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक में, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी आर्टरीज में घूम जाता है। जब पूरी आर्टरीज में विटामिन सी जाता है तो ये रास्ता पूरा क्लीन करते हुए ब्लड सर्कुलेशन को स्ट्रेंथन करता है। तो इसीलिए हम लोग मौसमी जूस देते हैं। अनानास जूस। अनानास जूस में जो है विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी पाए जाते हैं, B1 और 6। फाइबर्स ज्यादा होते हैं। इसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है पाइनएप्पल का, वो थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है। खास करके थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड में हम लोग, हाइपोथायराइड है अगर, उन कंडीशंस में हम लोग पाइनएप्पल जूस सजेस्ट करते हैं। सोर थ्रोट है,
किसी को टॉन्सिल्स का टॉन्सिलाइटिस प्रॉब्लम है, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में हम लोग पाइनएप्पल जूस सजेस्ट करते हैं। इन्फ्लेमेशन से मतलब इन्फ्लेमेशन के 4 साइन होते हैं, दर्द है, सूजन है, जलन है या लालपन है, रेडनेस है। कभी भी घाव लगता है ना शरीर पे तो ये चारों चीजें दिखेंगी, सूजन भी होगा, लालपन भी होगा, दर्द भी होगा और जलन भी होगी। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। ये इन्फ्लेमेशन बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है, पर हमने इसको साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक लैंग्वेज में बीमारी बना दिया। तो इसका बीमारी का अर्थ समझा देता हूं मैं, 2 मिनट लगेंगे। इन्फ्लेमेशन मतलब आइटिस। जिस बीमारी के साथ ये आइटिस चिपका हुआ है, इसका मतलब आप समझिएगा कि वो हीलिंग प्रोसेस के अंतर्गत है। और ये बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि शरीर के अंदर कोई ना कोई विजातीय पदार्थ आया है जिसको शरीर बाहर निकालना चाह रहा है। अब विजातीय पदार्थ से, जैसे मैंने आपको बताया, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स, जब कभी भी ये बॉडी के अंदर आएंगे, जहां पर भी रुकावट होगी, ताकतवर को कोई हमला नहीं करता। हमला किसको करते हैं? तो शरीर के अंदर भी जहां पर कमजोरी होगी, जहां कमजोर हिस्सा होगा शरीर का, वहीं पर हमला होगा। चालू करते हैं आंखों से। अगर आईज हमारी कमजोर होंगी तो आइराइटिस पैदा करेगा, आइटिस, याद रखना, आइराइटिस। अगर नोज में आएगा, साइनस में आएगा, साइनोसाइटिस। टॉन्सिल्स में आएगा, टॉन्सिलाइटिस, आइटिस, वीक एरिया है ना। ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेजाइटिस। फेरिंग्स में आएगा, फेरेंजाइटिस। लैरिंग्स में आएगा, लैरिंजाइटिस। ब्रोंकस में आएगा, ब्रोंकाइटिस। आप समझ रहे हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या है ये चीज। उसके बाद में स्टमक में आएगा, गैस्ट्राइटिस। पेनक्रियाज में आएगा, पेनक्रिएटाइटिस। जॉइंट्स में आएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर्वाइकल बोन में आएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मतलब ये टॉक्सिन जहां रुकेगा, जहां ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वहां पर बीमारी पैदा करेगा। तो एक तो हमको विटामिन सी, मौसमी जूस, उसको देना है। दूसरा पाइनएप्पल, इन्फ्लेमेशन को कम करना है। तो क्लीनिंग भी करनी है और हमको वहां पर हीलिंग भी करनी है। क्लीनिंग एंड हीलिंग दोनों साथ में करना है। तो इसीलिए हम उस कंडीशन में मिक्स करके भी जूस देते हैं। गाजर विटामिन सी, डी सबसे रिच होता है। विटामिन ए, विटामिन ए किस चीज के लिए चाहिए रहता है हमको? हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हमको आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो गाजर का जूस पीना चाहिए। पर हम बोलते हैं कि हमारे पास घर में मिक्सर नहीं है, टाइम नहीं है कि हम सुबह को गाजर का जूस निकाल पाएं। मैं बोलता हूं, चैलेंज देता हूं, आप जितनी देर खड़े होकर चाय बनाएंगे उतनी देर में ही गाजर का जूस निकलेगा। शर्त यह है कि आपको अपने विवेक से काम लेना होगा, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या उचित है। तो अगर आप जूस की आदत डालेंगे तो आपको सुबह को जूस ही चाहिए रहेगा। चाय की आदत डालेंगे तो चाय चाहिए रहेगी। जिस चीज की आप आदत डालेंगे उसकी डिमांड आपको शरीर करना चालू कर देगा। तो विटामिन, इसके साथ ही साथ जब विटामिन सी, डी और ई, स्किन के लिए सबसे अच्छा गाजर का जूस है। किसी को भी स्किन रैशेस हो, स्किन डल है या स्किन में ब्लरनेस हो रहा है, मेलेनिन पिगमेंट अगर सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, तो कैरेट जूस बहुत इफेक्टिव है। उसके साथ ही साथ चुकंदर का जूस। अब चुकंदर के जूस में विटामिन B1, B2 और विटामिन सी, साथ ही साथ विटामिन B12 जो है सबसे ज्यादा इनरिच्ड पाया जाता है। चुकंदर में हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट भी होता है। तो जैसे ही हम 1 महीने तक गाजर को मिक्स करके बीट के साथ में 1 महीना जूस देते हैं, तो हमने ये देखा है कि हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है बॉडी के अंदर 1 to 1.2% तक बढ़ जाता है। तो केवल ये चीज है कि उसका कंटिन्यूअस उपयोग करना होगा। जो विटामिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको डॉक्टर भी यही चीज देता है। आपको विश्वास ना हो, आप अपनी मेडिसिन के पीछे पत्ते उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा होगा मेडिकल कंपोजिशन। नहीं भी तो आजकल तो जेब में पूरी दुनिया है, मोबाइल उठाइए, गूगल में डालिए, वही नाम डालिए, कंपोनेंट्स देखिए क्या है, आपको पता चलेगा। विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन सी, इनका ही मल्टी, नहीं तो उन्होंने एक सिंपल सा नाम दे दिया, मल्टी विटामिन। हुआ क्या, आपको मल्टी विटामिन तो दे दिया। अब देखो सिंपल सी चीज समझना, मैंने जूस निकाला, आपको दिया, आपने जूस पिया, एनर्जी मिल गई,
कोई इसका टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर नहीं गया। इसका मल जो भी था इन द केस जूसर में ही रह गया, जो फाइबर कंटेंट था वो जूसर में निकल गया, जो उपयोगिता में नहीं है। पर डॉक्टर क्या करता है, वो जो निकला उसको सड़ाता है, पहले उसका एक्सट्रैक्ट बनाता है, एक्सट्रैक्ट बना के उसको मेडिसिन फॉर्म में लेके आएगा, फिर आपको देगा। अब आपको मिला क्या, जो लेना था वो तो लिया नहीं, जो नहीं लेना था उसका कंपोजिशन लेबोरेटरी में उन्होंने डेवलप कर दिया, उसको केमिकल कंपोनेंट के साथ प्रिजर्वेटिव्स में डाल दिया, तो वो मेडिसिन का एक्सपायरी 1 साल के बाद में दे दिया कि 1 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। कभी कभी तो अभी रिसेंटली तो ये भी न्यूज़ थी कि उनके पर्चे उतार के दूसरी चिपका दिए डेट्स, बोला यही 1 साल और चलाओ। तो हो क्या रहा है, हमारे शरीर के साथ में नुकसान हो रहा है। ये चीज अगर हम अवेयर हो रहे हैं और अगर हम आज से ये ठान लें कि हम उन परिणामों से, उन दुष्परिणामों से दूर रहेंगे, हम अपने जीवन शैली के जो जवाबदेही हैं वो हम खुद हैं, तो हम अपनी कभी भी जीवन शैली के साथ में नुकसान नहीं करेंगे। उसके बाद लौकी का जूस जो कि सर्कुलेशन को ठीक करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है इसमें, इसीलिए ये लेक्सेटिव भी होता है। साथ ही साथ जो ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी होती है, खून को पतला करने की प्रॉपर्टी, वो भी लौकी के जूस में है। इसमें हम लोग गार्लिक जो है, लहसुन, उसका 1 चम्मच मिक्स करके हाइपरटेंसिव जो होते हैं उनके लिए हम लोग देते हैं, या जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोग ये देते हैं। उसके बाद में गेहूं के जवारे का जूस सबसे इंपॉर्टेंट जूस है, सब जूसों का ये कह सकते हैं किंग जूस है। अगर कोई इंसान ये जूस पी ले तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी जीवनी शक्ति जो है वो इतनी परसेंटेज बढ़ जाएगी, 100% की, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, और बीमारियां हैं भी तो वो कचरा बाहर निकाल देंगी। यहां तक कि इसका इफेक्टिवनेस हमने इसमें भी देखा है कि जब ग्रीन जूस जो हम गेहूं के जवारे का जूस देते हैं, उसमें खास करके जब उपयोग हम एनीमा में करते हैं तो जो भी इंटेस्टाइन के अंदर भी जो विद्यार्थी जर्म्स जो जमा हो जाते हैं उनको भी ये शरीर से बाहर निकाल देता है। क्लोरोफिल कंटेंट होने के कारण इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये एकदम से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के साथ में सेम है, तो वो जब सेम स्ट्रक्चर के साथ कोलाइड कर लेता है तो उसका परसेंटेज हीमोग्लोबिन का बढ़ जाता है। इसीलिए साथ ही साथ वो कंडीशंस जहां पर कैंसरस कंडीशंस हैं, सेल्स ग्रो हो रहे हैं, मल्टीपल ग्रोथ्स हो रही हैं अंदर बॉडी के, ट्यूमर्स हो रहे हैं, उनको भी ये गालने में मदद करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जूस है। साथ ही साथ करेले का जूस हम लोग खास करके इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ जब कभी भी इसमें ग्रीन इंसुलिन की अवेलेबिलिटी भी है, तो जब कभी भी शुगर लेवल्स नॉर्मल मेंटेन नहीं होती हैं, ज़्यादा हाई हो जाती हैं, तो उनको कम करने के लिए हमारी ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए हम लोग करेले का जूस उनको देते हैं। डोसेज हम लोग मैक्सिमम डोसेज 150 ml से 200 ml तक ही डोसेज देते हैं, पर कंडीशन टू कंडीशन डिफर करता है। किसी कंडीशन में हमको हायर डोज देना रहता है तो हम उसमें 250 ml से 350 ml भी जाते हैं, पर किसी में कम देना पड़ता है डोसेज तो उसमें बिलो 100 भी जाते हैं। लाइक गेहूं के जवारे का जूस का जो डोसेज है वो 100 to 125 ml का डोसेज हम लोग रखते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तो 80 ml का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म डायरेक्ट हम ले सकते हैं, जो कि आपके ब्लड काउंट को 15 दिन के अंदर अंदर 1% तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। उसके बाद में बेलफल जूस जो है वो आपका लेक्सेटिव है, जो कि कब्ज को दूर करता है। साथ ही साथ ये फाइबर रिच डाइट है। जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर आएगी, इंटेस्टाइन की मोबिलिटी बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस बढ़ जाते हैं, सीधा इंपल्स ब्रेन की तरफ आता है और ब्रेन उस चीज को जो है टॉक्सिन्स को बॉडी से एलिमिनेट करता है। लेक्सेटिव डाइट के अंतर्गत आता है। पपीता भी लेक्सेटिव डाइट है। येलो कलर जो है वो रेफर करता है लेक्सेटिव डाइट के लिए। येलो कलर जो है वो लेक्सेटिव डाइट के लिए रेफर करता है। इसमें विटामिन ए, सी के साथ प्रोटीन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण बॉवेल मूवमेंट्स, बॉवेल एक्टिविटी को इंप्रूव होने में मदद मिलती है। पालक का रस क्या होता है, कोई भी अप्राकृतिक चीज की, जैसे मान लीजिए जूसेस में हम अगर पालक और टमाटर का जूस लेंगे, मिक्स करके लेते हैं, पालक में ग्रीन
आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। जब ग्रीन चीज को हम रेड चीज के साथ मर्ज करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव बन जाता है। स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव के साथ वो दोनों तत्व बेनिफिट करते हैं। किसी को कितना भी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो, 150 ml टू 180 ml का अगर हम पालक और टमाटर का जूस मिक्स करके देंगे तो उसको ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे के अंदर डायरिया होता है। मतलब लेग्जेटिवनेस उसका एकदम से इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करके जो भी स्टोर्ड फीकल मैटर है, कॉन्स्टिपेटेड मैटर है, उनको बाहर निकाल देता है। आपकी डस्टबिन साफ हो गई, आपका कार्बोरेटर साफ हो गया, आपकी आधी 80% बीमारियां वहीं पर समाप्त हो गई। उसके बाद आता है रेनोवेशन का काम, नया बनाने का काम। तो वो बनाने का काम कंस्ट्रक्टिव डाइट करती है जो कि रॉ डाइट है, उस पे हम लोग कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। नींबू पानी, नींबू शहद, विटामिन सी का एक्शन मैंने आपको बताया है, सेम जो इफेक्ट करेगा। आंवला जूस विटामिन सी रिच है, सेम विटामिन सी का जो आर्टरीज में जो भी मल जमा है, कोलेस्ट्रॉल जमा है, उनको सब बाहर निकालेगा। पालक टमाटर के जूस का मैंने आपको बताया। सीजनल जूसेस हैं, तरबूज गर्मियों में क्यों आता है, सर्दियों में क्यों नहीं आता है? क्योंकि गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसीलिए तरबूज सीजनल गर्मियों में हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो जब पानी की आवश्यकता ज्यादा है, सर्दियों में इतनी ज्यादा प्यास नहीं लगती, इसीलिए सीजनल फ्रूट्स और सीजनल जूसेस आप लेते हैं तो वो उस सीजन के हिसाब से, और रीजनल जहाँ एरिया में आप रह रहे हैं वहां पर जो अच्छे से आते हैं वो आप लेते हैं, तो उनका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है और वो इफेक्टिव रहते हैं। हरी सब्जियों का अगर जूस हम लेते हैं, जो ग्रीन जूस हम लोग आपको कंपोनेंट्स दे रहे हैं, वो आप ये मान के चलिए कि ये अभी तक मैंने आपको जो 15 जूस बताया उसमें सब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, और ये डॉक्टर वाला कंपोजिशन मैंने अभी लास्ट में आपको दिया मल्टीविटामिन का, है ना। अगर नहीं समझ में आए डॉक्टर को कि भैया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो मैंने आपको एक नुस्खा बताया, विटामिन डी मल्टी विटामिन की एक टेबलेट आपको दे दी, तो वो टेबलेट हम आपको 2 दिन से आपको ग्रीन जूस दे ही रहे हैं। तो इसीलिए आप कभी भी ये मत समझना उपवास करने से कमजोरी आएगी, कभी मत समझना, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा मल्टीविटामिन डोसेज आपके लिए हमेशा चालू है। यस, समझ में आया? नहीं, शांत हो गए सब लोग, मेरे को लगता है समझ में नहीं आया है। अच्छा, फील हो रहा है आपको? तो बताओ इससे बढ़िया चीज और क्या मिलेगी आपको? ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि मैं जस्ट कुछ चीजों, जैसे पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फास्टिंग जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। फास्टिंग जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब फास्टिंग विल पावर के साथ में आप करते हैं, क्या होता है? जैसे मैं आपको बीच में बता रहा था, वो एक्चुअली मेरे को लास्ट में ही बताना था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं हार जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो आप बीमार भी हो जाएंगे। पर वो बीमारी को अगर आपने आज ठान लिया कि मैं जड़ से हटा दूंगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम विल पावर का, आपका विल पावर ही करेगा उसको जड़ से निकालने के लिए। पर वो विल पावर बढ़ाएगा कौन? ब्रह्मास्त्र। इसीलिए चलाना है। ठीक है, समझ में आया? यस। एक मिनट मैडम, मैं बस जस्ट इसको फिनिश कर दूं। जो इफेक्ट्स हैं, स्ट्रेस भी आपका कम होता है, मेमोरी भी इंप्रूव होगी, ब्रेन फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि फालतू की चीज नहीं है ना दिमाग में उस टाइम पे। जब उपवास कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो आप कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं सोचते हैं। और वैसे क्या, एक चीज और होते हैं, क्या होता है कि जब हम कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं तो नए नए विचार, रचनात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। पर जब हम डिस्ट्रक्टिव होता है तो एकदम से वो शरीर को तोड़ते हैं। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो कि पूरी बॉडी के फंक्शंस को एग्जैक्चुरेट करके डिस्टर्ब कर देता है, और उससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्ट अटैक तक आ जाता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाने से। तो मेरा केवल निवेदन यह है, जितना शरीर को हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चाहे वो साइंटिफिकली हम फिजियोलॉजिकली आराम देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है।
और वो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि हमने मैक्सिमम रेस्ट दिया या किसी भी चीज की अति खराब है, चाहे वो किसी भी चीज की आप करें, अति हर एक चीज की खराब है। तो क्या कहते हैं, रोगी कितनी बार खाता है? रोगी, भोगी और 3 है ना, आप लोगों ने सुना होगा, योगी, रोगी, भोगी है नहीं? रोगी खाए एक बार खाता है कि रोगी? योगी खाए 1 बार, रोगी खाए 2 बार और भोगी खाए बार। तो हम भोगी क्यों बन रहे हैं? अभी तो हम स्वस्थ हो रहे हैं, साधक बन रहे हैं, तो हम तपस्या करेंगे, हम योगी की तरह बनेंगे। हम दिन में 1 बार ही खाएंगे और बाकी टाइम अगर हमको खाना है तो फल, सब्जियां, फ्रूट, सलाड्स, जूस ये हम लेंगे। तो सिंपल सा प्रिंसिपल घर जाने के लिए भी मैं आपको दे रहा हूं, पक्व भोजन, पका हुआ भोजन 1 टाइम, बाकी सब टाइम जब भी भूख लगे सलाद लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जूसेस लीजिए, वो आपको हमेशा स्वस्थ करेगा। क्योंकि देखिए साइंटिफिक दौर है, आखिरी में केवल एक ही चीज मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। क्या हुआ है रिसेंटली, अभी जो अमेरिकन एसोसिएशन है कॉलेजेस का, फिजिशियंस वहाँ के, उन्होंने तय किया, आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में अभी रीसेंट इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी कि डायबिटीज़ जो HbA1c का काउंट 6% तक बोलते थे नॉर्मल है, 5% तक बोलते थे, 5 से 6 में नॉर्मल है HbA1c का, अब उन्होंने बढ़ा के अब बोला है कि 7 से 8% तक नॉर्मल है। तो जो 5 से 7 तक थे, अभी तक इंसुलिन ले रहे थे, दवाई ले रहे थे, अब वो डायबिटीज नहीं रहे। ये रीसेंट है और इसका प्रमाण है। अभी क्या है, एक कॉन्फ्रेंस हुई डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जो मापदंड 4 चीजों के उन्होंने बताए हैं, सब फार्माकोलॉजी कंपनीज को वो फॉलो करने, कि कोई किसी का भी HbA1c परसेंटेज 7 से 8 है तो वो नॉर्मल है, 8 से अगर ऊपर जा रहा है तो ही डायबिटिक है। और अभी हम लोग यहाँ पर अगर HbA1c का कंपोनेंट हम लोग अगर mg में परसेंटेज में समझें, जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, यानी 140 के नीचे नॉर्मल है, 140 के ऊपर ही वो एबनॉर्मल माना गया है। पर उस कंडीशन में भी फिजिशियन को जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये फार्माकोलॉजिकल्स कंपनीज का पूरा जो खेल चल रहा है, हमारा केवल एक ये यहाँ से मन से केवल एक ही विनती है आप लोगों से, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं। अपनी जीवन शैली स्वस्थ रखेंगे, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।